चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होगा। बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में अभी हैं 53 मंत्री और 81 मंत्री तक हो सकते हैं। ऐसे में कई पद अभी खाली हैं। आज होने वाले मंत्रिमंडल के शपथ समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों के अलावा बाकी अतिथियों की संख्या को सीमित रखा जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और मेहमानों की संख्या 100 के आसपास होगी। दरबार हॉल में 400 की संख्या में लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से संख्या कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ ही घंटे बाकी हैं। शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कैबिनेट में बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और सुशील मोदी को जगह मिल सकती है। बीजेपी के कोटे से बनने वाले मंत्रियों में संजय जायसवाल, रीता बहुगुणा जोशी और वरुण गांधी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं एसपी सिंह बघेल और सकलदीप राजभर भी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। जेडीयू के कोटे से राजीव रंजन सिंह और आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि बिहार से एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टी एलजेपी के कोटे से पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खबरें हैं। हालांकि चिराग पासवान के तल्ख तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर एलजेपी के कोटे से उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया तो इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति ने 8 प्रदेशों में नए राज्यपाल नियुक्त किए, जिनमें कर्नाटक भी शामिल हैं, जहां का राज्यपाल केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को बनाया गया। उनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय था। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अनुसूचित जाति और जनजाति के कई नेताओं को राज्यपाल बनाया जा चुका है, जिनमें सबसे नया नाम थावरचंद गहलोत का है। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का और मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जबकि रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बनाए गए और राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने की जिम्मेदारी मिली। राज्यपाल की नई नियुक्तियों के बाद देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय के राज्यपालों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा 3 राज्यों में जाट समुदाय से आने वाले राज्यपाल हैं, जिनमें बंगाल, मेघालय और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। इस बीच नई भूमिका निभाने वाले थावरचंद गहलोत ने भरोसा दिया कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे निभाएंगे। मुझे जब जो दायित्व मिला है उसको बखूबी निभाने की कोशिश की है। जो दायित्व मिलेगा उसको भी निभाने की कोशिश करूंगा। मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। नया मंत्रालय बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने हेतु एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। इस अभूतपूर्व निर्णय पर पीएम नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मोदी के इस दूरदर्शी निर्णय से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि का एक नया सवेरा आएगा। मोदी सरकार पिछले 7 सालों से देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और उनसे संबंधित व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर सेवारत है। मुझे विश्वास है ये ऐतिहासिक निर्णय सहकारिता सेक्टर और उससे जुड़े लोगों को सशक्त करेगा और भारत के सहकारिता सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नया मंत्रालय बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ ये मंत्रालय
प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। नीतीश कुमार का जनता दरबार फिर शुरू होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार फिर 12 जुलाई से शुरू होगा। ये जनता दरबार हर सोमवार को लगाया जाएगा और इस दौरान वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। मुंबई में एनसीबी ने सोनू पठान नाम के एक बड़े ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि डोंगरी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जिस ड्रग्स फैक्ट्री का हाल ही में पर्दाफाश हुआ था, उसका मेन सप्लायर सोनू पठान ही था। जो एमडी की सप्लाई होती है साउथ मुंबई से लेके बांद्रा तक, उसमें ये मुख्य खिलाड़ी था। एनसीबी को काफी समय से सोनू पठान की तलाश थी। आरोप है कि उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि विदेशी लोग भी उसके लिए काम करते थे। सोनू पठान को एनसीबी के इसी दफ्तर में रखा गया है जो दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री डोंगरी में थी। वहां पर ड्रग्स बनाने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है, उन तमाम चीजों की सप्लाई वो वहां पर करता था। कोलकाता में एक फर्जी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि ये आरोपी खुद को राज्य सरकार की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य और सीबीआई का वकील बता रहा था। चेन्नई में पत्रकारों को कोरोना का टीका लगाने के लिए एक कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में पत्रकार पहुंचे। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के एक स्कूल परिसर में एक घायल तेंदुआ घूमता दिखाई दिया। इसके बाद स्कूल की तरफ से वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि इन दिनों वहां कोरोना खतरे की वजह से स्कूल बंद है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में एक याचिका दाखिल की और हिंसा के मामले में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। इससे पहले अदालत ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के प्रभावितों की शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही बेघरों को खाना और मेडिकल सुविधा भी देने को कहा था। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों में छूट मिलते ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ा दिया है। मौसम के बदलते रंग और चढ़ते पारे की वजह से मैदानी इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद में पहाड़ों पर रुख कर रहे हैं। और हिमाचल के मनाली के बाजार गुलजार हो गए, लेकिन शायद लोग ये भूल गए कि कुछ दिन का मजा उनके लिए सजा बन सकता है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब भी टला नहीं है। मनाली के मॉल रोड से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर एक बार ऐसा महसूस हुआ कि पुराने दिन लौट आए हों। वहां लोग बिना किसी फिक्र के घूम फिर रहे थे। किसी के चेहरे पर मास्क दिखा तो किसी के नहीं। बाजार में सावधानी से जुड़े बड़े बड़े पोस्टर तो नजर आए, लेकिन लोगों को मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं थी। कोई मास्क हटाकर सेल्फी लेता दिखा तो कोई बाजार की रौनक देखता दिखा। काफी संख्या में जो यहाँ पर पर्यटक पहुंचे और मैदानी क्षेत्रों से पर्यटकों ने जो है अब यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया है। मनाली घूमने आए लोगों की बात सुनकर तो और हैरानी हुई। लॉकडाउन काफी फेडअप हो चुके थे, तो कुछ मन किया कि चले। पर्यटन के काम से जुड़े लोग भी महामारी के खतरे को भूलकर इस बात से खुश दिखे कि उनका बिजनेस पटरी पर लौट रहा है। लगता है कि 2 साल जो कोविड का क्रूशियल पीरियड था, दैट इज ओवर। अंदाजा लगाया गया कि पिछले एक हफ्ते में करीब 12,000 लोग मनाली घूमने आ चुके हैं। और अगर लोगों के हिमाचल आने की रफ्तार यूं ही रही तो तीसरी लहर आने से रोकना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि केवल मनाली ही नहीं, शिमला में भी पर्यटकों का तांता लग गया। और करीब 2 साल से लोगों का इंतजार कर रही सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखी। शिमला के बाजारों में भी मनाली जैसी ही रौनक नजर आई। साथ ही नजर आई लोगों की वैसी ही लापरवाही। जो पहाड़ों का नजारा देखने निकले तो ये भूल गए कि सरकार के नियमों का पालन करना है। वहां भीड़ हुई तो 2 गज की दूरी की बात करना बेमानी हो गया। रही सही कसर सेल्फी और फोटो खिंचवाने के शौक ने पूरी कर दी, जिसके लिए लोगों ने चेहरे से मास्क हटा दिया और बीच बाजार पूरे परिवार के साथ छुट्टियों का मजा लेने लगे। कुछ लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि उनकी लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ेगी। लोगों की बातें सुनकर सर तो तब घूमने लगा जब उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले तरोताजा होने की दलील दे दी। अगली वेव आने वाली है, तो उससे पहले जो हमारे ये छोटे मोटे प्लानिंग थे ये कंप्लीट कर लें। धर्मशाला में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा और वहां के बाजारों में भी लोग कोरोना नियमों को भूलकर घूमते दिखे। प्रशासन का अनुमान है कि जून महीने में लाखों पर्यटक हिमाचल आ चुके हैं। पिछला ही महीना जो जून का अभी गया है, लगभग उसमें जो है 6 से 7 लाख के करीब जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए। पर्यटकों का आना होटल और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसकी आड़ में इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक पुलिस थाने पर लोगों ने हमला कर दिया। चोरी के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उस लड़के की मौत की खबर आई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। भीड़ ने थाने पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस वाले खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। सड़क से गुजर रही कुछ भैंसों के पीछे छुपकर पुलिस वाले खुद को पत्थरों से बचाने लगे। एक पुलिस वाला आगे बढ़कर पत्थरों का जवाब पत्थरों से देने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ पुलिस वालों पर भारी ही पड़ती दिखने लगी।
थोड़ी देर में बवाल इतना बढ़ा कि लोगों ने थाने में खड़ी पुलिस वालों की एक गाड़ी को ही फूंक दिया। आग की लपटें दूर दूर तक दिखने लगी। इसके बाद तो थाने से पुलिस वाले गायब दिखे और भीड़ बिना किसी रोक के पत्थर बरसाती रही। थाने पर केवल पत्थर ही नहीं, बम बरसाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई। दूर तक धुआं उड़ता दिखने लगा। भीड़ में शामिल लड़कों के सिर पर खून सवार दिखाई दिया, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ता चला गया। लोगों ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए लड़कों को पुलिस वालों ने बुरी तरह से पीटा और पिटाई की वजह से हुई लड़के की जान गई। जिसके बाद थाने से शुरू हुआ बवाल बाजार तक पहुंच गया। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और बाजार बंद करवाना शुरू कर दिया। तनाव बढ़ता देख लोगों ने दुकानें बंद करने में देर नहीं की। जो गाड़ियां हंगामा करने वालों के रोकने पर नहीं रुकी, उनके साथ मारपीट की नौबत तक आई। लड़के की मौत की वजह से लोग बेहद गुस्से में थे। अरमान खान नाम है उनका, गरीब लड़का वो, उसका बाप गद्दी मिस्त्री है, एक ही औलाद था उसका। लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर ली। उसने कार्रवाई थाने के पास से ही शुरू की। आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को हटाया गया। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ पुलिस वाले बाजार में पहुंच गए। भीड़ को हटाकर हालात तो पुलिस ने काबू में कर लिए, लेकिन इलाके में तनाव अब तक बना हुआ है। अमेरिका की मिशिगन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां दर्जन भर से ज्यादा घरों को तबाही का शिकार होना पड़ा। एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी चपेट में आने की वजह से कई घर तबाह हो गए। धमाका जिस घर में हुआ उसके तो परखच्चे उड़ गए और गैराज में रखी गाड़ियों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। हालांकि पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, लेकिन धमाका कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि घर की छत पूरी तरह से तहस नहस हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लकड़ी का सामान मानो मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया कि धमाका किस वजह से हुआ। एक तरफ दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल है। पहले केवल उत्तरी बिहार यानी नेपाल की सीमा के पास वाले जिलों में हालात खराब थे, लेकिन अब बाढ़ झेलने वाले जिलों की गिनती बढ़ती जा रही है, जिनमें गोपालगंज जिला भी शामिल हो गया। गोपालगंज की सड़कों पर बह रहा सैलाब लोगों को डराने लगा है। कई फीट तक के पानी के बीच से गुजरता एक परिवार दिखा। आदमी दोनों हाथों से 2 बच्चों को गोद में लिए रहा और पीछे चल रही उसकी पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लेकर आगे बढ़ती रही। दोनों एक एक पांव बहुत संभाल कर बढ़ाते दिखे, क्योंकि पानी की तेज लहर बहाकर भी ले जा सकती थी। बात करने पर पता चला कि इस परिवार को इसी तरह चलते हुए 5 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। बच्चों को तेज बुखार के बाद डॉक्टर के पास ले जाने के लिए इन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, कोई नाव की सुविधा नहीं है ले जाए हम। बिहार का शिवहर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। बागमती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई फीट तक के पानी में लोगों के घर तो क्या, सरकारी इमारतें तक डूबी हैं। दूर दूर तक न सड़क दिख रही है, न ही कोई मैदान। इसीलिए अब लोगों में डर का माहौल बनने लगा है, क्योंकि नदियों का पानी तब तक कम नहीं होगा जब तक बारिश का दौर बंद नहीं होगा। इसीलिए अपने ही घरों में कैद लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए बिहार के बेतिया जिले में एक गांव के लोगों ने मिलकर खुद ही कच्चा पुल तैयार कर लिया। बाजार या शहर तक पहुंचने के लिए गांव के लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है और तेज लहरों के बीच नाव तक भी पलटने का खतरा बना रहता है। इसीलिए गांव के लोगों ने खुद ही बल्लियों को बांधकर एक पुल तैयार कर लिया। दरभंगा जिला भी बाढ़ की चपेट में है, जहां कमला बलान नदी ने एक बड़े रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ इमारतों की केवल छत पानी के ऊपर दिख रही है। कुछ 2 मंजिला इमारतों की पहली मंजिल करीब पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। सरकार भी इस बार बाढ़ की तैयारियों में आई मुश्किलें गिना रही है। लॉकडाउन था, मटेरियल का मूवमेंट मुश्किल था, लेबर नहीं मिल रहा था। दरभंगा में कई गांव ऐसे हैं जहां सैलाब में सब कुछ डूब चुका है और लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर जाने लगे। बाढ़ की वजह से बिहार में रेल सेवा तक ठप पड़ी, क्योंकि कई जगहों पर पटरियां पानी में डूबी हैं, जिनमें पूर्वी चंपारण का सुगौली स्टेशन भी शामिल है। सुगौली समेत कई स्टेशन ऐसे हैं जो पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। बिहार के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां अब केवल नाव ही चलती दिखती है, जिनमें बगहा भी शामिल है। बगहा में नावों के सहारे ही लोग अपने परिवार को महफूज जगहों तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी गुस्से में है। इस बार उन रिहायशी इलाकों में भी पानी जमा हो चुका है जहां पिछले सालों में पानी नहीं पहुंचा करता था। लोग कई फीट तक के पानी से गुजरने को मजबूर हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में मुजफ्फरपुर की मुसीबत साफ दिखाई दी।
भूमध्य सागर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां रेस्क्यू टीम ने बीच समंदर में फंसे 500 से ज्यादा शरणार्थियों को बचा लिया। ये लोग छोटी छोटी नावों से समंदर पार करने की कोशिश कर रहे थे और बिना सुरक्षा का ख्याल किए नाव पर सवार ये शरणार्थी समंदर के बीचों बीच आकर फंस गए। ऐसे में समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाला एक बचाव दल उनकी मदद के लिए आगे आया। मोटर बोट पर सवार बचाव दल शरणार्थियों की नाव तक पहुंचा, जहां सभी शरणार्थियों को लाइफ जैकेट बांटी गई। इस दौरान बचाव दल को कुछ ऐसी लकड़ी की नाव भी मिली जिनमें कोई शरणार्थी नजर नहीं आया, लेकिन ढेर सारा बचा कुचा सामान जरूर दिखा। दिन से लेकर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार सभी शरणार्थियों को उनकी नावों से बड़े जहाज तक पहुंचा दिया गया। आतंकियों की तरह नक्सली भी सुरक्षा बल पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद अब नक्सली भी सुरक्षा बल पर ड्रोन के जरिए हमले की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और झारखंड के कई इलाकों में नक्सलियों के पास से ड्रोन के पुर्जे और उससे जुड़ी तकनीक बरामद हुई। यही नहीं, इसी महीने सुकमा में एक संदिग्ध ड्रोन भी देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बल को अलर्ट जारी करते हुए किसी भी तरह के संदिग्ध ड्रोन पर कड़ी नजर रखने और सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल कर सुरक्षा बल की रेकी कर सकते हैं और उन्हें निशाना भी बना सकते हैं। इंग्लैंड के 3 क्रिकेटरों को कोरोना हो गया। इंग्लैंड के 3 क्रिकेटर और सपोर्ट स्टाफ के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुरुवार से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज की शुरुआत होनी है। ऐसे में अब दोबारा इंग्लैंड टीम का चयन होगा और इसकी कमान बेन स्टोक्स संभालेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड और दूसरे पड़ोसी राज्यों से बात करने के निर्देश दिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कोरोना संकट की वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मुंबई के पास नाहौर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुंबई में ऑनलाइन चालान नहीं भरने वाले लोगों से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया तरीका निकाला। ट्रैफिक पुलिस के जवान अब ऐसे लोगों के घर जाकर जुर्माना वसूल रहे हैं। बताया गया कि इस अभियान में पुलिस को काफी कामयाबी भी मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों के घर घर जाकर उनसे जो ई चालान के पैसे हैं वो इकट्ठा करेगी। यही नहीं, पुलिस जुर्माना न देने वालों को कानूनी नोटिस भी दे रही है। इस दौरान लोग पुलिस पर किसी तरह का आरोप न लगाएं, इसके लिए पुलिस वालों को बॉडी वर्न कैमरा यानी शरीर पर पहना जाने वाला खास तरह का कैमरा भी दिया गया है, ताकि उनकी लोगों से हुई बातचीत रिकॉर्ड की जा सके। उनको बॉडी वर्न कैमरास भी दिए हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा इंटरेक्शन विद पब्लिक कैन गेट रिकॉर्डेड। असम सरकार ने अगले 7 दिनों तक राज्य के 7 जिलों में सख्त कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। वहां कोरोना खतरे को कम करने के लिए ये कदम उठाए गए। इस दौरान 24 घंटे रेस्टोरेंट और दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही वाहनों के आने जाने पर भी पाबंदी होगी। एथलीट हिमा दास ने टोक्यो ओलंपिक्स में न खेल पाने पर दुख जताया। पिछले दिनों वो चोट की वजह से ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। राजस्थान के कोटपुतली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां दिल्ली जयपुर हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक के नीचे गिरने के बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ट्रक से इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी कि वहां जमा हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आग तो आग, इलाके में फैलते जा रहे काले धुएं ने सबको डरा कर रख दिया। आग इसलिए इतनी फैली क्योंकि उस ट्रक में केमिकल के कई डब्बे रखे थे, जो हादसे के बाद सड़क पर गिर गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। लेकिन अचानक आग भड़क गई और वो मशीन भी इस आग की चपेट में आ गई। ड्राइवर को जबकि आने के कारण ये पुलिया के नीचे गिर गया था, अचानक इसमें आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और दमकल कर्मी अपने काम में जुट गए, लेकिन जब तक आग नहीं बुझी लोगों के बीच हलचल बनी रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर आ रही है तेल की कीमतों से जुड़ी हुई। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। जी हां, पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 100 रुपए के पार। आज बड़े दामों के बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 25 पैसे हो गई है, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 79 रुपए 57 पैसे हो गए हैं। प्रियंका हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका, फिर से दाम बढ़े? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से दाम नहीं बढ़े थे और पेट्रोल जो था वो 99 रुपए 10 पैसे पर 99 रुपए 90 पैसे पर था,
डीजल जो था उसमें भी आज 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 10 पैसा पेट्रोल बढ़ा है, 17 पैसा डीजल बढ़ा है और अब शतक लग गया है पेट्रोल का। 100 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर अब राजधानी में आज से पेट्रोल बिक रहा है और साथ ही 89.57 ये डीजल का प्राइस है, यानी कि लगातार बढ़ रही कीमतों के बाद अब पेट्रोल ने दिल्ली में भी शतक लगा दिया है। 100 के पार दिल्ली में भी आज से पेट्रोल बिकना शुरू हो रहा है। जी फराह। शुक्रिया प्रियंका। यूरोप के देश जॉर्जिया में होने वाली प्राइड परेड का विरोध बढ़ने के बाद उसे रद्द करने के निर्देश दे दिए गए। वहां कट्टरपंथी सोच, रूढ़िवादी सोच रखने वालों ने समलैंगिकों के लिए होने वाली प्राइड परेड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें हिंसक झड़प हो गई। जहां से सामने आई एक तस्वीर में गुस्साई भीड़ पत्रकारों पर हमला करती नजर आई, जबकि चीख चिल्लाहट के बीच पुलिसकर्मी पत्रकारों को बचाते दिखे। एक तस्वीर में तो एक आदमी एक पत्रकार पर अपनी मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश करता दिखाई दिया, तो वहीं एक शख्स ने एक पत्रकार के कैमरे को तोड़ दिया और उसको बुरी तरह पीट डाला, जिससे पत्रकार की एक आंख में गहरा जख्म नजर आया और उसका ट्राइपॉड भी फर्श पर टूटा पड़ा मिला, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया गया। प्राइड परेड का विरोध कर रहे लोगों ने मार्च के लिए तय किए गए रास्ते पर लकड़ी का सामान बिखेरकर सड़क ब्लॉक करने की कोशिश भी की। इस दौरान वहां की संसद के बाहर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने समलैंगिकों और उनके समर्थकों पर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि 7 दिन पहले पुलिस जब एक इलाके में विवाद को शांत करवाने पहुंची थी तो वहां के प्रधान और उसके समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया था। बताया गया कि पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान के मकान में तोड़फोड़ की, लेकिन अब उसी मकान और जमीन पर पड़े उसके मलबे के सामने बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जताते हुए उन्होंने खूब नारेबाजी की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में इलाके की कई महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले की सही ढंग से जांच हो। जो निर्दोष लोग हैं उनसे मुकदमे वापस लिए जाएं, निश्चित रूप से इसकी जांच की जाए। वहीं पुलिस भी इस केस में पीछे हटने को तैयार नहीं। इस तरह पुलिस के ऊपर अगर हमला होगा तो निश्चित रूप से पुलिस उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी प्रधान और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा से अपने विधायकों के निलंबित किए जाने पर बीजेपी आक्रामक हो गई और राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। एक दिन पहले बीजेपी के 12 विधायकों को स्पीकर ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था, जिसके बाद अलग अलग शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा राज्य सरकार पर फूट पड़ा। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ता इस कदर भड़के कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला जला डाला। अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने जलते हुए पुतले को पैरों से भी मारा। विधानसभा में बीजेपी विधायकों पर हुई कार्रवाई पर ये लोग इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने पुलिस की कोई बात ही नहीं सुनी। पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो ये धक्का मुक्की करने लगे और 2 टूक चेतावनी दी कि अगर विधायकों का निलंबन वापस नहीं हुआ तो सरकार इससे बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। निलंबन वापस घेतलं नाही, तीव्र आंदोलन अजून करणार आहोत, तीव्र आंदोलन आम्ही करणार आहोत। एक दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और पहले ही दिन सत्र में इतना हंगामा हुआ कि अगले दिन बीजेपी विधायकों को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा। पार्टी के नेता विधायकों के निलंबन का विरोध करने के लिए विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए और वहां डमी विधानसभा चलाने लगे। विधानसभा में 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ बीजेपी ने प्रति विधानसभा यहां बनाई है और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीढ़ियों पर बैठे बीजेपी विधायकों ने पहले महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए, जिसके बाद उन्होंने एक विधायक को नकली स्पीकर बनाया और एक दिन पहले सदन में हुए हंगामे का सांकेतिक विरोध करने लगे। लेकिन ये प्रदर्शन बहुत देर तक नहीं चला और बीजेपी विधायकों को वहां से हटा दिया गया। इस दौरान बीजेपी के तेवर तीखे बने रहे। उसने अपने विधायकों पर बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाने वाले कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव पर हमले जारी रखे और सदन के बाहर उनका विरोध करने इकट्ठा हुए। लेकिन तभी मार्शल आए और उन्होंने बीजेपी विधायकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान फडणवीस की उनसे थोड़ी बहस भी हुई, लेकिन बहस का कोई नतीजा नहीं निकला और प्रदर्शन कर रहे विधायकों को वहां से हटना पड़ा। विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे बीजेपी विधायकों को फिलहाल यहां से हटाया जा रहा है। इस बात से बीजेपी का पारा और चढ़ गया। अगर विधानसभा में हमको ये बैठने नहीं देते तो जनता के बीच जाकर हम इस सरकार का बुर्खा फाड़ेंगे
उसने उन्हें हटाने आए मार्शलों के तरीकों पर भी उंगली उठाई। जब हम शांति के साथ हमारी प्रति विधानसभा चला रहे थे तो वहां पर मार्शलों को भेजकर मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक दिन पहले सदन में उस समय खूब हंगामा हुआ था जब स्पीकर की चेयर पर भास्कर जाधव बैठे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायकों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और इसी वजह से मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। भास्कर जाधव ने आरोप लगाया कि हंगामे के बाद जब सदन स्थगित हुआ तो बीजेपी के नेता उनके केबिन में गए थे और उन्होंने वहां उनसे बुरा बर्ताव किया था, जबकि बीजेपी का आरोप है कि उसने नहीं बल्कि भास्कर जाधव ने उसके विधायकों के साथ बुरा व्यवहार किया। महाराष्ट्र विधानसभा के 2 दिन के मानसून सत्र के पहले दिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया था। उसने आरोप लगाया था कि कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने बोलने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दिया, जिसके बाद उसने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया था और थोड़ी ही देर बाद उसके विधायक निलंबित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव और मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि उन लोगों ने बीच सड़क को ही जंग का मैदान बना दिया था। इस लड़ाई में मौका मिलते ही एक पक्ष के लोग दौड़ते हुए दूसरे पक्ष के लड़के के पास पहुंचे और उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। मार दिया सर पे, बहुत तेज यार। इसके बाद तो मारपीट के साथ पथराव भी शुरू हो गया और देखते ही देखते वहां पत्थरों की बारिश होने लगी। वहां एक महिला के साथ कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते थे, लेकिन उनके कई बार कहने के बावजूद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। वहां के दुकानदारों ने तो डर के मारे अपनी दुकानें बंद करने में ही भलाई समझी। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैरिबियाई देश क्यूबा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। एल्सा नाम के इस तूफान का सबसे ज्यादा असर क्यूबा के दूर दराज वाले इलाकों में देखने को मिला, जहां घंटों हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी पानी हो गए और नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर बहता नजर आया। नदी में बहते पानी की रफ्तार भी ऐसी कि उसके आसपास रहना भर खतरे से खाली नहीं। सड़कें भी पानी से तरबतर नजर आईं, जिन पर पैदल चलना तक नामुमकिन हो गया। वहीं कई जगहों पर झमाझम गिरती बारिश की बूंदों ने तेज हवाओं के साथ मिलकर धुंध होने जैसा एहसास दिला दिया, जहां ऊंचे से ऊंचे पेड़ हवा के रुख के साथ झुकते नजर आए। इस बीच तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई लोगों को उनके घरों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर पनाह दी गई। पाकिस्तान की खस्ता हाल होती आर्थिक स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान पर जितना कर्ज है, उसको चुकाने के लिए वो फिर कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान ने पहले चीन से इसके लिए कर्ज लिया था और अब सऊदी अरब के बैंक से वो 4.5 अरब डॉलर का कर्ज ले रहा है। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान एक बार फिर कोरोना काल में कर्ज के बोझ में दब गया है। खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज ले रहा है। इसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बीच करार भी हो चुका है और हैरानी की बात है कि इस कर्ज का इस्तेमाल पाकिस्तान कई सेक्टर्स के बकाया रकम को चुकाने के लिए करेगा। इमरान नियाजी की सरकार वाले पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि उसे कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बैंक से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान की मुफलिसी का आलम यह हो चुका है कि अगले 3 साल में पाकिस्तान कर्ज की इस रकम को क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और इंडस्ट्रियल केमिकल यूरिया की रकम चुकाने के लिए करेगा। यानी कि आर्थिक बदहाली झेल रहा पाकिस्तान एक बार फिर चीन के बाद सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाए खड़ा है। खबर है कि कर्ज की इस भारी भरकम रकम के लिए पाकिस्तान का सऊदी अरब की बैंक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से करार हुआ है। इस तरीके से उसे चाइना का लोन भी रिपे करना है, चाइना से और लोन लेना है, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। जो उसके वैसे भी लोन्स और उसके इंटरेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो नियरली अनअफोर्डेबल हो गए हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस वो लोन ले पाया है। पाकिस्तान का पोर पोर कर्ज में डूबा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर कर्ज का ज्यादातर हिस्सा इमरान सरकार के शासनकाल में लिया गया है। यानी 3 साल के इमरान सरकार के शासनकाल में
पाकिस्तान की ये स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान सिर से पांव तक कर्ज में डूब गया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक पाकिस्तान ने जितना भी कर्ज लिया है उसमें 46% से ज्यादा हिस्सेदारी इमरान नियाजी सरकार की ही है। जिस तरीके से उसकी ऑपोजिशन उसका इंटेलिजेंसिया इंडिकेट कर रहा है, लोन पे ली हुई जिंदगी आप बहुत दिन नहीं चला पाएंगे, आपका देश आपको इज्जत नहीं करेगा, दूसरे देश आपको इज्जत उतनी नहीं दे पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में पूरे सालाना बजट में कर्ज की हिस्सेदारी 82% है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हर एक नागरिक पर औसतन 1,76,000 रुपए का कर्ज है। साल 2020 तक पाकिस्तान पर 45 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस साल मई महीने में ही पाकिस्तान अपने आका चीन से 100 करोड़ डॉलर का कर्ज ले चुका है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों के दौरान चीन पाकिस्तान को 1200 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दे चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, इस्लामिक विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और दूसरी बैंकों से करीब 300 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज ले रखा है। इमरान खान के नेतृत्व वाला पाकिस्तान न सिर्फ कर्ज के बोझ में दबा है, बल्कि पानी और बिजली की किल्लत ने भी पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। इसके अलावा इमरान खान खुद कह चुके हैं कि 40% बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि आतंक को पोषने वाला पाकिस्तान की हालत और अभी खराब होने वाली है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों ने चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। ये सभी टीचर लंबे वक्त से अपनी नौकरी पक्की करने और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि इस पर कोई सुनवाई न होती देख ये लोग राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का घेराव करने निकल पड़े, जिन्हें रोकने के लिए चंडीगढ़ में पुलिस की पूरी फौज उतार दी गई। पहले पूरे रास्ते की बैरिकेडिंग की गई, फिर वहां तैनात पुलिस ने उन पर पानी की बौछार की। इसके बाद उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन ये सब भीड़ के आगे बेअसर रहा, जिसके बाद पुलिस के एक अधिकारी ने अपने जवानों को आगे बढ़कर टीचरों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। अधिकारी का आदेश मिलते ही पुलिस वाले भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देख लोग वहां से भागे जरूर, लेकिन उनका हंगामा शांत नहीं हुआ। वो सड़क पर डटे रहे और पुलिस से लोहा लेते रहे। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने डंडे मारे हैं, लगातार आगे वधनते। सड़क पर अपनी आवाज उठा रहे इन टीचरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सरकार ने कहा सी आज दी मीटिंग तोड़ी लास्ट मीटिंग होएगी, असी ये हल कढ़ के सानू मर्ज रेगुलर करके भेजेंगे। पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी ये टीचर बीच रास्ते में ही बैठ गए और वहीं डेरा जमा लिया। परिसीमन आयोग की बैठक में पीडीपी शामिल नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन के काम से पीडीपी ने खुद को अलग कर लिया। परिसीमन आयोग की बैठकों में पीडीपी शामिल नहीं होगी, जिसके लिए महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने आयोग को चिट्ठी भी लिख दी। ये एक डिसीजन लिया गया है कि पार्टी इस पूरी प्रोसेस से दूर रहेगी। जबकि बीजेपी ने एक बार फिर डीलिमिटेशन को राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया। डीलिमिटेशन प्रक्रिया चल रही है, ये अच्छे से संपन्न होगी और जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। अब श्रद्धालु अमरनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस सेवा की शुरुआत की। इसके तहत पूजा करवाने के अलावा लोग ऑनलाइन प्रसाद की बुकिंग भी करवा सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियम नहीं मानने पर ट्विटर को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ किया कि नए आईटी नियम के तहत ट्विटर को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। साथ ही कहा कि अब वो ट्विटर को कोई सुरक्षा नहीं दे सकती और इस मामले में सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए आजाद है। इस पर ट्विटर के वकील ने जल्द शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का भरोसा दिया, जिसके बाद अदालत ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी। यानी तब ट्विटर को यह बताना होगा कि वो कितने दिनों में भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर देगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना प्रभावित परिवारों की मदद के लिए एक योजना शुरू की। साथ ही इस योजना से जुड़ने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके तहत कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए की मदद दी जाएगी। हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। जोधपुर में एक पंचायत ने घूंघट में कोरोना का टीका लगाने वाली एक नर्स को सम्मानित करने का फैसला लिया। कुछ दिन पहले घूंघट में लोगों को टीका लगाते हुए इस नर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद कई लोगों ने घूंघट में टीका लगाने पर सवाल उठाए थे, तो कईयों ने ड्यूटी के दौरान परंपरा निभाने पर तारीफ की थी। परंपरा का निर्वहन करते हुए घूंघट में हैं और अपनी ड्यूटी को भी पूर्णता के साथ निभा रही हैं।
केंद्र के पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने एक संयुक्त आदेश जारी किया। इसके तहत सभी राज्यों से आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख की सभी 826 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इससे पहले वहां हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। मध्य प्रदेश के सागर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चोरों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी करने की नाकाम कोशिश की। उनकी ये करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि उन चोरों ने वहां चोरी की नीयत से बैंक के कमरे में हर जगह की तलाशी ली। उनमें एक चोर ने तो पेचकस से लॉकर के ताले को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। इस बीच एक दूसरा चोर भी उस कमरे में दाखिल हुआ। आते ही उसने पैसे ढूंढने शुरू कर दिए। हालांकि उसे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वहां एक तीसरा चोर भी दिखाई दिया जो उस कमरे के बाहर खड़ा था। इसके बाद एक चोर ने कुर्सी पर खड़े होकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। तो वहाँ पर मतलब जो लॉकर देखा गया तो लॉकर बिल्कुल सेफ पाया गया है, तो पैसे वैसे की चोरी तो नहीं हो पाई है। पुलिस अब उन तस्वीरों के आधार पर उन्हें पकड़ने में जुटी है। बताया गया कि वो तीनों खिड़की तोड़कर बैंक के अंदर घुसे थे। हरियाणा के डबवाली में धरने पर बैठे किसानों ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। घटना सोमवार शाम की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। एक बीजेपी कार्यकर्ता किसानों से घिरा हुआ वीडियो में साफ दिखा, जिसे आंदोलन कर रहे किसानों ने पीटना शुरू कर दिया। एक अकेले बीजेपी कार्यकर्ता को घेरकर कुछ लोग पीटते रहे। वीडियो में यह भी दिखा कि घटना के वक्त पुलिस वाले भी मौजूद थे। एक और वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले ही जख्मी बीजेपी कार्यकर्ता को ले जाते दिखे, जिसके कपड़े तक फट चुके थे। लेकिन कार्रवाई अब तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुलिस को किसी ने कोई शिकायत ही नहीं दी। ऐसा कोई किसी ने हमारे को थाना सिटी में कोई कंप्लेंट नहीं दी है। दावा है कि घटना तब हुई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग की खबर किसानों को लग गई और वो मीटिंग वाली जगह पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। मीटिंग तो रद्द हो गई, लेकिन कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से किसानों का सामना हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि किसानों ने उनकी पिटाई कर दी। ट्यूनीशिया की संसद में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला सांसद को एक सांसद थप्पड़ मारता दिख रहा है। बताया गया कि महिला सांसद एक समझौते का विरोध कर रही थी, तभी उनको कोई थप्पड़ मार दिया। संसद के अंदर एक महिला सांसद को थप्पड़, ये शर्मनाक घटना हुई है उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया के संसद के अंदर, जहां पर एक सांसद को महिला सांसद की बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने सदन की कार्रवाई के बीच महिला सांसद को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां सदन में बहुत हंगामा हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही लोग महिला सांसद को थप्पड़ मारने वाले सांसद की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। ये तस्वीर ट्यूनीशिया की संसद के अंदर चल रही कार्यवाही के दौरान की है। एक महिला सांसद अबीर मूसी बहस के दौरान पूरे जोश में दिखी। तभी एक सांसद साहबी समरा अपनी सीट से उठे, आराम से चलकर महिला सांसद के पास पहुंचे। उन्होंने आओ देखा न ताओ और अचानक महिला सांसद अबीर मूसी को थप्पड़ मार दिया। इस पर हंगामा मच गया और दूसरे सांसद महिला सांसद के बचाव में आ गए। लेकिन साहबी समरा यही नहीं रुके, उन्होंने फिर अबीर मूसी पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। बीच बचाव की कोशिश कर रहे एक सांसद को भी इस दौरान साहबी समरा का थप्पड़ खाना पड़ गया। दावा किया गया कि सरकार और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट के बीच हुए एक समझौते पर संसद में बहस चल रही थी। इसके विरोध में विपक्षी सांसद अबीर मूसी सरकार पर जमकर बरस रही थी। बताया गया कि इस दौरान वो फेसबुक पर लाइव कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो ट्यूनीशिया के लोग कैसे ये हमारे देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। बस इसी बात पर साहबी समरा भड़क गए और नतीजा थप्पड़ कांड बनकर सामने आया। संसद में सामाजिक मुद्दों में बहस हो जाना काफी आम बात है, लेकिन ट्यूनीशिया की संसद में जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों के बीच हिंसा हुई, ये वाकई शर्मनाक है। ऐसे में एक सांसद की हरकत की वजह से न केवल ट्यूनीशिया की बदनामी हुई, साथ ही वहां पर अब महिला हिंसा की बहस भी छिड़ चुकी है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने हिंसा करने वाले सांसद को नहीं, बल्कि पीड़ित सांसद अबीर को ही इसका कसूरवार ठहरा दिया। दावा किया गया कि महिला सांसद अबीर मूसी ने अपने साथ हुई हिंसा की घटना के बाद सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई। इसमें उन्होंने स्वतंत्र सांसद यानी कि निर्दलीय सांसद साहबी समरा पर हिंसक होने, महिलाओं का अपमान करने और छवि खराब करने के आरोप लगाए। ट्यूनीशिया के मानवाधिकार संगठनों समेत सरकार ने भी इस घटना की निंदा की। एक जज और एक्टिविस्ट कलथूम कानो ने सांसद समरा की गिरफ्तारी की मांग कर दी।
लेकिन ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का बयान इसके उलट आया। उन्होंने हिंसा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाने का दावा किया, लेकिन घटना के लिए अबीर को ही गलत ठहरा दिया। मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों के बीच 2010 से ही विरोध प्रदर्शन, धरनों का सिलसिला चल रहा है। साथ ही 2010 से अगर ट्यूनीशिया की बात करें तो वहां पर सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। 2010 से यानी कि महज 10 सालों में 12 सरकारें बन चुकी हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के दबाव में भी ट्यूनीशिया डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष पर विपक्ष वहां पर हावी है और जोर बना रहा है, और यही कारण है कि संसद के भीतर भी पक्ष के जो सांसद हैं वो विपक्षियों की बात को नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन हिंसा तो किसी भी समस्या का हल नहीं। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और चारधाम यात्रा शुरू करने की इजाजत मांगी। राज्य सरकार ने इस चारधाम यात्रा को वहां के लोगों के रोजगार का बड़ा जरिया बताया। इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने कोरोना खतरे की वजह से इस यात्रा का फैसला रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के हंगामे के बीच विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 196 जबकि विरोध में 69 वोट पड़े। रूस में हुए एक विमान हादसे में 21 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर की मौत हो गई। बिहार के मुंगेर में प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पंजाब में कांग्रेस के संकट पर सोनिया गांधी और अमरिंदर सिंह की करीब 1.5 घंटे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह बाहर निकले तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो आला कमान का फैसला मानेंगे, लेकिन इस दौरान वो सिद्धू पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है। लेकिन कांग्रेस में कलह खत्म करने के लिए हो रही बैठकों पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा। 4.5 साल हो गए हुण मीटिंग्स हो रही हैं, कादे ਲਈ सिर्फ कुर्सी ਲਈ ना, कुर्सी ਲਈ लड़ाइयां हो रही हैं। कदे ਇੱਥੇ मीटिंग ਹੁੰਦੀ है, कदे दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंग ਹੁੰਦੀ है। आगरा विकास प्राधिकरण में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इस महिला ने वहां काम करने वाले एक अधिकारी पर यह आरोप लगाए। हालांकि उस अधिकारी ने महिला के लगाए आरोपों को गलत बताया। पूर्व बीएसपी सांसद धनंजय सिंह को लखनऊ की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। मऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में उनका नाम सामने आया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर भी किया था, लेकिन फिर जमानत पर रिहा होते ही वो फरार हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नजदीकी की अटकलों को खारिज कर दिया। उद्धव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके एक तरफ कांग्रेस के बाला साहब थोराट बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ एनसीपी के अजीत पवार। ऐसे में वो इनके बीच से उठकर कहां जा सकते हैं। बीएचयू और लखनऊ के कुछ विशेषज्ञों ने वाराणसी में गंगा जल की जांच की। इस जांच में गंगा जल में कोरोना के वायरस नहीं मिलने पर जांच टीम ने राहत की सांस ली। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में शव बहाए जाने के दावे किए गए थे। इसी के बाद से लोगों के मन में यह आशंका उठी थी कि क्या गंगा के पानी में भी कोरोना का वायरस तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के अलावा ओडिशा के बाकी शहरों में रथ यात्रा निकालने को मंजूरी नहीं दी। न्यूज 18 के श्याम खान की रिपोर्ट है कि कुछ संस्थाओं ने पुरी के अलावा ओडिशा के बाकी शहरों में भी रथ यात्रा निकालने की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने ठुकरा दिया था। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि इन हालात में घर में रहकर भी भगवान की पूजा की जा सकती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं हैं। पुरी में 12 जुलाई से रथ यात्रा शुरू होगी, जिसमें केवल 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही जो लोग यात्रा में शामिल होंगे उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना भी बेहद जरूरी है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।